हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूनिफॉर्म फील्ड में, और हमने देखा था कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो आता है। आज हम देखेंगे कि अगर वो फील्ड यूनिफॉर्म ना कर नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि फील्ड की या तो वैल्यू बदल रही हो या डायरेक्शन बदल रही हो या दोनों चीजें बदल रही हो। तो एक एग्जाम्पल से अपनी बात को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे बात को। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता रहता है। तो सवाल क्या है समझिए। सवाल ये है कि आपको दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है। कभी बॉक्स बना के दे देता है, कभी सिलेंडर बना के दे देता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है बच्चों, बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ एक ये बॉक्स है जो कि क्यूबिकल है, जिसकी साइड दी हुई है आपको कि ए साइड का बॉक्स है, ए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और आपसे कह दिया गया है कि ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन से जो पहला प्लेन है यानी क्यूब का जो एज है वो मान लो 2a दूरी पर है, और आपको दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन में वो है 2x। अब इसका मतलब समझिए कि E बराबर दे रखा है 2x, और सवाल ये है कि पहला सवाल तो ये है कि आप लोग इस डब्बे का टोटल फ्लक्स बताइए। दूसरा सवाल ये है कि अगर इस डब्बे के अंदर कोई चार्ज है तो इस डब्बे के अंदर का चार्ज बताइए, यानी टोटल चार्ज बताना है इस डब्बे के अंदर है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इस बात का मतलब समझते हैं कि E इक्वल टू 2x का क्या मतलब है। E इक्वल टू 2x का मतलब है बच्चों, ये मान लो हमारी x एक्सिस है और ये है ओरिजिन, तो x 0 पे फील्ड 0 है, x 1 पे फील्ड कितना है 2, x को 1 रखो, फील्ड की वैल्यू आएगी 2 और 2 आएगी राइट में। 1 पे फील्ड 2 है और राइट में है, 2 रखिए जरा, 2 रखेंगे तो हम 4 आएगा, 4 राइट में आएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो 6 आएगा और राइट में आएगा। तो अगर बाई चांस मैं पूछ लूं कि आप मुझे बताओ x इज इक्वल टू 2a पे कितना फील्ड है, x इज इक्वल टू 2a पे, तो बेटा x की जगह 2a रख देंगे, और 2a रखा तो फील्ड आ जाएगा 4a का, x की जगह 2a 4a का राइट। और अगर मैं कहूं कि इस प्लेन पे बताओ, इस प्लेन पे तो कितना है, तो इसका x बताओ ना पहले कितना है। 2a तो ये हो गया, a ही हो गया, तो इसका तो 3a हो गया। तो अगर मैं 3a दूरी पर फील्ड की वैल्यू पूछो तो x की जगह 3 रख देंगे, 3a इंटू 2 दैट विल बी 6a राइट साइड। तो इसका मतलब है कि फील्ड जो है वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग है, लेकिन गजब बात समझने वाली ये है इस क्वेश्चन में कि एक लोकेशन पे एक ही फील्ड है, यानी x इज इक्वल टू 1 पे अगर कोई प्लेन हो तो इस सारे पे x 1 होगा, तो इस सारे प्लेन के ऊपर फील्ड की वैल्यू 2 है। अगर x इज इक्वल टू 2 पे जाएं तो इस सारे प्लेन पे x इज इक्वल टू 2 पॉइंट जो होता है वो पॉइंट नहीं होता बेटा, ये ओरिजिन और ये x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे एक प्लेन है, इस प्लेन के सारे पॉइंट कितनी दूरी पर है, 2 दूरी पर होंगे, तो सारे प्लेन के ऊपर फील्ड का वैल्यू सेम होगा। कहने का मतलब है x इज इक्वल टू 1 पे प्लेन सोचे तो सारे पे फील्ड 2, x इज इक्वल टू 2 पे प्लेन सोचे तो सारे पे फील्ड 4, x इज इक्वल टू 3 पे सोचे तो 6, x इज इक्वल टू 2a पे सोचे तो 4a का फील्ड है। अगर हम लेफ्ट में बात करें -1 पे, अगर हम -1 पे बात करें तो x को -1 रखो तो फील्ड आ जाएगा -2, -2 बोले तो लेफ्ट में 2 का, और अगर हम -2 पे बात करें तो फील्ड आ जाएगा 4 का, यानी ओरिजिन से पीछे फील्ड पीछे की तरफ है, ओरिजिन से आगे फील्ड आगे की तरफ है, वाई में कोई फील्ड है ही नहीं और जेड में भी कोई फील्ड नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप एक बात तो कह सकते हैं डेफिनेटली कि सारा फील्ड एक्स में है। एक्स में अगर है तो ये ऊपर वाला जो प्लेन है इसके लाइनें पैरेलल, जो नीचे वाला प्लेन है उसके लाइनें पैरेलल, जो आगे वाला प्लेन है उसके लाइनें पैरेलल, जो अंदर की तरफ प्लेन है उसके भी लाइनें पैरेलल, तो 4 प्लेन का फ्लक्स तो 0 ही हो गया। कौन कौन से प्लेन का बेटा, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, आगे वाले का और पीछे वाले का। केवल 2 ही ऐसे प्लेन हैं जिनका फ्लक्स आएगा। बताइए जरा कौन कौन से 2 प्लेन है। मैं डार्क कर देता हूं। एक तो है ये वाला प्लेन, कौन से वाला, ये वाला जिसे मैंने ग्रीन किया है, यानी लेफ्ट वाला। ये जो प्लेन है
जिसे मैं कह देता हूं लेफ्ट प्लेन, एक जो है वाइट वाला, ये वाला, जिसे मैं कह देता हूं राइट प्लेन। इन दो ही प्लेन का फ्लक्स है। तो चलिए पहले लेफ्ट प्लेन का फ्लक्स लिख लेते हैं, फिर राइट प्लेन का फ्लक्स लिख लेते हैं, फिर टोटल फ्लक्स लिखा जाएगा। तो पहले लिखते हैं लेफ्ट प्लेन का फ्लक्स। तो लेफ्ट प्लेन का फ्लक्स लिखने के लिए फ्लक्स का फार्मूला कौन सा होगा? फार्मूला होगा बच्चे ई ए कॉस थीटा। अब सवाल उठता है कि ई सर कहाँ का ई लिखेंगे? लेफ्ट प्लेन का ई लिखेंगे। एरिया किसका लिखेंगे? लेफ्ट वाले प्लेन का, इसका, इसकी ए लेंथ है और ए ब्रेड्थ है, तो ए स्क्वायर हो गया एरिया। तो ई लेफ्ट इंटू एरिया हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ भी ए है और ये ब्रेड्थ भी ए है, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखें, यहां इस प्लेन के ऊपर जो ई है वो राइट साइड में है, ई लेफ्ट प्लेन का राइट है, और जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा वो बनेगा, मैंने कहा था एरिया वेक्टर हमेशा क्लोज सरफेस से के बाहर बनाना है, अंदर नहीं बनाना। तो बाहर तो इस साइड है, इस साइड का बाहर राइट है और इस साइड का बाहर लेफ्ट है, बाहर मतलब आउटवर्ड साइड। तो इस साइड का एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है, तो ई है तुम्हारा आगे की तरफ, एरिया है तुम्हारा पीछे की तरफ। जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। और अगर मैं यहाँ 180 डिग्री रख देता हूँ तो कोस 180 का वैल्यू बच्चे होता है -1। तो अगर -1 है तो फ्लक्स आ गया कितना? -e लेफ्ट इंटू ए स्क्वायर, -e लेफ्ट इंटू ए स्क्वायर। अब सवाल ये कि ई लेफ्ट कैसे पुट होगा? अब आप मुझे बताइए ई लेफ्ट कैसे पुट होगा? लेफ्ट प्लेन के लिए आप ई की वैल्यू देखिए, लेफ्ट प्लेन की दूरी कितनी है? 2a। तो यहां x की जगह क्या रख दो? 2a रख दो। आप बताओ, फील्ड का था 2 इंटू एक्स, क्या था भाई? फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 2x, और इंटू क्या है? a स्क्वायर। लेकिन अब ये ध्यान दें कि जो x की वैल्यू है लेफ्ट प्लेन के लिए कितनी है? अगर x 1 होता तो 1 रख देते, 2 होता तो 2 रख देते, लेकिन यहाँ तो 2a है, तो x की जगह हमें पुट करना पड़ेगा 2a। और इस प्रकार लेफ्ट फेस का फ्लक्स आ गया बच्चों कितना? -4, 2 to the 4, a स्क्वायर इंटू a, दैट इज a क्यूब। ये आ गया लेफ्ट प्लेन का फ्लक्स। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं, ये मुझे हटाना पड़ेगा, राइट प्लेन के फ्लक्स की बात करते हैं। राइट प्लेन का फ्लक्स कितना होगा? पहली बात तो फ्लक्स का फार्मूला वही लगाना है, ई ए कॉस थीटा। ई कौन से प्लेन का? राइट वाले प्लेन का, इस प्लेन का, इस प्लेन का ई राइट साइड में होगा, ई आर कह देता हूं। एंगल सोचिए जरा, ई आर इंटू एरिया, एरिया तो ये भी ए और ए है, तो ये प्लेन का जो एरिया बनेगा वो बनेगा ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। और कोस दोनों के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर कहां बनाएंगे? राइट साइड में बनाएंगे, क्लोज सरफेस से बाहर, तो ये एरिया भी राइट है, ये ई राइट, एरिया भी राइट। तो दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल होता है 0। जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल कितना होता है? 0 होता है। और अगर एंगल 0 है तो यहाँ पुट कर दो, और अगर हमने यहाँ एंगल 0 रख दिया तो कोस 0 का वैल्यू होता है 1, और 1 हो गया तो आंसर आ गया ई आर इंटू ए स्क्वायर। ये हो गया राइट प्लेन का फ्लक्स। अभी लेकिन हमें क्या पुट करना पड़ेगा? ई की वैल्यू याद करें, ई हमें क्वेश्चन में दिया था कि ई बराबर था 2x, तो ई की जगह रखेंगे 2x और इंटू रखेंगे ए स्क्वायर। अब रखेंगे x की वैल्यू। अब जरा ये देखिए, इस प्लेन के लिए जो x है वो 2a प्लस a, दैट इज हो गया 3a। तो यहां का दोबारा देखिए, ये 2a है और ये a है, तो इस प्लेन का टोटल जो x है ओरिजिन से दूरी वो हो गई 3a। तो x 3a है तो 2 इंटू रख दिया 3a इंटू ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 5 ऑफ राइट आ गया 6a क्यूब, 6a क्यूब। अब बाकी चार प्लेन का जो फ्लक्स है, जो आगे है, पीछे है, ऊपर है और नीचे है, उन सब का 0 है। और अगर 0 है तो फाई टोटल का फॉर्मूला आ गया बच्चों कितना? लेफ्ट वाला और राइट वाला जोड़ देंगे, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर देंगे। अब ये नहीं कहना कि राइट वाला प्लस था तो अपने प्लस आ गया है, लेफ्ट वाला माइनस था तो अपने माइनस आ गया है। अब ये ना कर देना कि राइट वाले में से लेफ्ट वाला घटा दो, जो था वो साइन के साथ आया हुआ है, बस इनको ऐड कर दो। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये आंसर आ गया, लेफ्ट वाले का है -4a क्यूब और राइट वाले का है +6a
ए क्यूब, तो टोटल आंसर आ गया 2a क्यूब। अब जरा ध्यान से देखिए, टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस का क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया 2a क्यूब आया। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज अवेलेबल है। गॉसिस लॉ के हिसाब से टोटल फ्लक्स होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर टोटल फ्लक्स 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज है। अगर चार्ज ना होता तो टोटल फ्लक्स 0 आ जाता। इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई हमसे पूछे कि टोटल चार्ज और बताओ, टोटल चार्ज और बताओ, तो बड़ा ही आराम से हम बता देंगे टोटल चार्ज कितना है। अगर हमें टोटल चार्ज बताना है तो फाई टोटल इज इक्वल टू होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई टोटल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। मैं दूसरे पार्ट का आंसर बता रहा हूं जिसमें हमें Q इनसाइड बताना है। फाई टोटल आ चुका है 2a क्यूब, 2a क्यूब बराबर है Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज दैट Q इनसाइड है 2a क्यूब इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये है इसके अंदर का चार्ज। मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टोटल फ्लक्स देखिए क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया इसका मतलब इसके अंदर क्या है, चार्ज है। तो अब बात ये उठती है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स 0 होता है या नहीं होता। तो मैं जवाब देता हूं इस बात का। देखिए, इस सवाल से हमने ये सीखा कि अगर ये कोई क्लोज सरफेस है और यहां मैंने रख दिया एक पॉइंट चार्ज, अब इसका फील्ड जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां एक क्लोज सरफेस है और ये जो फील्ड है वो यहां ज्यादा है और यहां कम है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। पर इसके अंदर क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो इसके अंदर जितना ये फ्लक्स एंटर किया है, ये एंटरिंग फ्लक्स है जिसे मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, तो ये अगर -10 है तो ये जो जाएगा ये वाला फ्लक्स +10 होगा, और टोटल क्या आ जाएगा, 0। ये तब है जब इसके अंदर क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। आप कहोगे सर ये एरिया तो ज्यादा है, और अगर ये एरिया ज्यादा है तो यहां तो फ्लक्स ज्यादा होना चाहिए। नहीं बेटा, ये चार्ज से दूर है तो ये एरिया तो ज्यादा है, यहां एरिया ज्यादा है लेकिन फील्ड कम है। और इस पॉइंट के ऊपर अगर इनको बात करें हम, यहां एरिया कम है लेकिन फील्ड ज्यादा है, तो जितना इसका इस हिस्से का नेगेटिव फ्लक्स है उतना इस हिस्से का पॉजिटिव फ्लक्स है, और टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 है। और जब तक क्लोज सरफेस के अंदर क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, उसका टोटल फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इसका मतलब है टोटल फ्लक्स यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स हमेशा 0 आता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स 0 भी आ सकता है और 0 नहीं भी आ सकता। नहीं कब आएगा, अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर मैं ये चार्ज यहां से मूव करके यहां ले जाऊं, यानी यहां ले जाऊं। अब जरा देखिए, अब केवल सारा ही फ्लक्स जाने वाला हो गया है, एंटरिंग फ्लक्स है ही नहीं। अब इसका टोटल फ्लक्स 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है क्लोज सरफेस का नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टोटल फ्लक्स 0 भी आ सकता है और 0 नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता है और उसके अंदर क्लोज सरफेस होती है तो उसका टोटल फ्लक्स हमेशा 0 आता है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आगे तो हम थोड़े से सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत ही ज़रूरी है जिसे जानना। वो ये है कि गॉसिस लॉ का ये जो फार्मूला होता है E.ds, E.ds cos थीटा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में एक छोटी सी मैं टिप्पणी करना चाहूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है। वो समझिए कि ये E कौन सा E होता है। अगर मैं कहता हूँ ये मेरी क्लोज सरफेस है, और तो ये क्लोज सरफेस अगर है तो ds क्या है, ds इसका एक छोटा सा एरिया है। ये मान लीजिए ये जो येलो कर रहा हूं ये मेरा ds वेक्टर है। अब सवाल उठता है कि ये सर E कौन सा I है, ये कौन सा I है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मान लो यहाँ एक Q1 चार्ज है, यहाँ एक Q2 चार्ज है और यहाँ एक Q3 चार्ज है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान से समझें, इस चार्ज का, इस चार्ज का और इस चार्ज का, यहां जब हम फील्ड लिखेंगे तो इसका भी कुछ फील्ड आएगा, मान लो E1 वेक्टर है, इसका भी कुछ फील्ड आएगा, मान लो E2 वेक्टर है, इसका भी कुछ फील्ड आएगा, मान लो E3 वेक्टर है। और अगर मैं इन सारे फील्ड को जोड़ लूं, वेक्टर जोड़ ना कि स्केलर जोड़, इन सारे वेक्टर्स को जोड़ लूं, इसको, इसको और इसको जोड़ लूं, तो जोड़ करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू तो बनेगी।
कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी होगी, ना वो E1 में होगी ना वो E2 में होगी। मान लो वो कहीं और है और वो यहाँ है, इस तरफ है, इस तरफ है। तो आप बताइए ये जो E है वो कौन सा E है? इन चार्जेस का भी है जो बाहर भी है और अंदर भी है। मतलब ये वाला फील्ड उन सारे चार्जेस का है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, सारे चार्जेस का है, जो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। लेकिन जब इंटीग्रेशन हुआ तो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में केवल अंदर वाला चार्ज है, बाहर वाला नहीं है। ऐसा क्यों है? तो जवाब कुछ यूं है, जरा देखिए ध्यान से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इंटीग्रेशन आया, इस इंटीग्रेशन फील्ड नहीं है, इंटीग्रेशन फ्लक्स है। और फ्लक्स में बाहर वाले चार्जेस नहीं आए। उसका कारण है कि बाहर वाले चार्ज का जितना फ्लक्स एंटर हुआ उतना लीव कर गया, यानी जितना उसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है उतना उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह इस चार्ज का फ्लक्स आया और गया, तो जितना उसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है उतना उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, और नेट फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन इन दोनों का 0 है। जबकि हर पॉइंट पे, ध्यान से सुनिए, हर पॉइंट पे इसका भी फ्लक्स है, इसका भी फ्लक्स है, इसका भी है। लेकिन जब हम सारे फ्लक्स को जोड़ रहे हैं तो उस जोड़ में इन दोनों का जो जोड़ में कंट्रीब्यूशन है वो 0 है। और ये जो फील्ड है वो फील्ड सबका है, अंदर और बाहर वाले सारे चार्जेस का जोड़ है। तो बेटा याद रखें कि इस गॉसेस लॉ के अंदर जो लेफ्ट साइड में E लिखा होता है वो सारे चार्जेस का फील्ड होता है, चाहे वो अंदर हो या वो बाहर। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। इस फॉर्मूले पे एक दो छोटे छोटे सवाल करते हैं, फिर हम अपने इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। एक दो सवाल देखिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये मेरी एक स्फेरिकल क्वेश्चन सरफेस है और बेटा इसके अंदर एक वायर है जो ऐसे क्रॉस हो रही है, और इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, कैपिटल R, और ये जो वायर है वो है सेंटर से x दूरी पर, और इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। मतलब इस सारी वायर के ऊपर चार्ज है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये है हमारी गॉसियन सरफेस। सवाल ये है कि इस स्फीयर में से जाने वाला टोटल फ्लक्स बताइए। ऐसे सवाल बड़े ही आसान होते हैं, जस्ट छोटी सी एक चीज़ देखनी है, वो फ्लक्स निकालने के लिए क्या है वो चीज़। पहले दोबारा सवाल बोलता हूँ। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, एक लंबी सी वायर है, स्फीयर की रेडियस R है, सेंटर से वायर की दूरी x है, और सवाल ये है कि बताइए ज़रा इस क्लोज्ड सरफेस यानी स्फेरिकल सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या है। तो जवाब बड़ा ही आसान है, सिर्फ हमें एक चीज़ देखनी है, वो है अंदर का चार्ज, और डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। अब ये है कि अंदर का चार्ज कितना है। अगर मैं किसी तरह ये लंबाई ढूंढ लूँ, कौन सी लंबाई, कौन सी लंबाई, जिसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये वाली लंबाई चाहिए। तो ये वाली लंबाई कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर ये लंबाई निकल जाए तो सवाल सॉल्व हो जाए। ये R है, ये x है, तो ये इतनी दूरी जो होगी पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, √R² प्लस x²। सॉरी, ऐसा कैसे? ये तो ये वाली लेंथ है और ये तो बेस है, तो R² माइनस x², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सारे का रूट आएगा। और अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, ये टोटल अगर ये इतना है √R² माइनस x², ये जो टोटल लेंथ होगी वो इसका डबल होगी, ट्वाइस ऑफ √R² माइनस x²। अब बात करते हैं बच्चों, लेंथ आ गई। कौन सी लेंथ आ गई? जो इस स्फीयर के अंदर है। हमें क्या चाहिए था? हमें तो चार्ज चाहिए था। तो अंदर का चार्ज क्या होगा बच्चों? देखो, एक लंबाई के चार्ज का नाम है लैम्डा, तो लैम्डा एक लंबाई का चार्ज है। हमें कितनी लंबाई का चार्ज लिखना है? जो इतने पोर्शन में है, जो स्फीयर के अंदर है, और वो लंबाई इतनी है। तो एक लंबाई का चार्ज अगर लैम्डा है तो इतनी लंबाई का चार्ज कितना होगा? 2√R² माइनस x²। और अगर हमारा चार्ज आ गया है तो फ्लक्स आ गया, देयरफॉर फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी अंदर का चार्ज यानी 2 लैम्डा √R² माइनस x² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए एक सवाल और करते हैं। देखिए अगला सवाल है कि मैंने आपको ये दे दिया कि एक स्फीयर है, इसका ओरिजिन
और यहां सेंटर पे ओरिजिन है। और सवाल ये है कि दो चार्ज दिए हुए हैं, एक चार्ज रखा हुआ है, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस भी ए है। एक सेंटर पे चार्ज है जो है क्यू का, और एक चार्ज रखा हुआ ए कोमा ए पे, ए कोमा ए पे क्यू चार्ज। पहली बात, ए कोमा ए कहां बनेगा? ए ये है और ए ये बनेगा, ए आगे और ए ऊपर यहां बनेगा, यानी इसकी बाउंड्री पे नहीं बनेगा। कहां बनेगा? बाहर। ए आगे और ए ही ऊपर, ऊपर जाएंगे तो यहां तक आगे, तो यहां बनेगा। यहां रखा हुआ है 2q चार्ज, कौन सी लोकेशन पे? ए कोमा ए पे। सवाल ये है, छोटा सा सवाल है कि आप बताइए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है। सवाल ये है कि आप बताइए इस डब्बे का टोटल फ्लक्स क्या है। तो टोटल फ्लक्स का सिंपल सा फार्मूला बच्चों, हम देखेंगे अंदर का चार्ज, अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए कौन सा चार्ज तो अंदर है ही नहीं, ये वाला तो बाहर है। और अगर ये बाहर है और ये स्फेरिकल क्वेश्चन सरफेस है, हमें इसका फ्लक्स बताना है, तो उसका कोई रोल नहीं है, नहीं है। इसको S1 से फेयर कर देता हूँ। S1 का फ्लक्स बताना है आपने, S1 का फ्लक्स, तो वो कितना हो जाएगा? अंदर का चार्ज जो कि 1 है, Q है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने इस स्फीयर की रेडियस को डबल करके एक नया स्फीयर बना दिया, यानी कितनी रेडियस का? 2a,0, यानी 2a रेडियस का एक और स्फीयर बना दिया। अब आप मुझे S2 सरफेस का फ्लक्स बताइए। तो बच्चों सीधी सी बात कहूंगा, S2 ये वाली सरफेस है, इसके फ्लक्स का किससे कोई लेना देना नहीं है, S1 सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें इसका फ्लक्स लिखना है तो हमें इसके अंदर का चार्ज देखना है, अगर हमें इसका लिखना है तो हमें इसके अंदर का चार्ज देखना है। इसका हम लिख चुके हैं, हमें इसका लिखना है, तो इसका क्या होगा? इसके अंदर तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो टोटल चार्ज हो गया बच्चों अंदर 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नहीं भाई इस फ्लक्स का और इस फ्लक्स का क्या बताओ, रेशो बताने को कहे तो हम डिवाइड कर लेंगे। तो करिए जरा, 5s1 डिवाइडेड बाय 5s2 पूछा जाए तो q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा 1:3। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं। थैंक यू। बाकी आगे